वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। के बाद एक बार फिर से स्वागत है। दमदार बहस में अब जिक्र दरअसल यूक्रेन रूस के युद्ध को लेकर, जंग को लेकर कर रहे हैं और ऐसे में भारतीय नागरिक, हमारे जो छात्र हैं वो अगर फंसे हुए हैं तो उसको निकालने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है, उस पर भी विचार विमर्श और चर्चा लगातार जारी है। इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हालांकि हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल सिंह जी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं, राजेश जौहरी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, प्रेम कुमार जी हालांकि हमारे साथ भी उनसे संपर्क हमारा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो बहुत अहम भी हैं और सबके बीच में ये भी जरूरी है जो बात कर्नल साहब ने कही, गोपाल सिंह ने कही। गोपाल सिंह जी, क्या भारत अपने स्टैंड पर पूरी तरीके से क्लियर है ये मान लें, क्योंकि शुरुआत में ऐसी स्थितियां बन रही थी कि रूस के साथ भी नहीं और यूक्रेन के साथ भी नहीं, और आप ये कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से निपटा जाना चाहिए सब कुछ, क्योंकि शांति के साथ सब कुछ संभव है, सुलझाया जा सकता है सारा मसला बैठकर बातचीत कर कर। लेकिन अब यह स्थिति है कि यह साफ हो गया कि रूस के साथ भारत खड़ा है, यूक्रेन के साथ नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो भारत रशिया के साथ में खड़ा है या नाटो के साथ में खड़ा है या यूक्रेन के साथ में खड़ा है। भारत यानी रशिया के साथ में बहुत अच्छे संबंध हैं और उसके साथ साथ अमेरिका के साथ में भी भारत के उतने संबंध अच्छे हैं। तो इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ये कहना कि भाई भारत रशिया के साथ में खड़ा है, यूक्रेन के साथ में नहीं। भारत चाहता है कि लड़ाई जो है, कोई भी मसला लड़ाई से नहीं सॉल्व होता। बैठ करके आप बात करिए, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि इस वक्त है, उस छवि को भारत अपनी बना करके बनाए हुए रखेगा और इस मसले को सॉल्व कराने के लिए दोनों को ही सलाह देगा। वो पुतिन को भी उन्होंने उसी प्रकार से सलाह दी है कि आप जो है हमारे बच्चों को आने दीजिए, यदि सेफ कॉरिडोर हो सकती है तो सेफ कॉरिडोर प्रोवाइड करिए, या फिर नहीं हम दूसरे रास्ते से उधर से लेके आते हैं, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। नंबर 2, अपने इस मसले को लड़ाई से ना सॉल्व करके बैठ करके सॉल्व करने की कोशिश करिए जी। लेकिन ये कहना कि भारत उसके साथ में खड़े, मैं इसके शायद पक्ष में नहीं हूं, ना ही शायद भारत ऐसा करेगा। ठीक नहीं, लेकिन जो जिक्र आपने किया कि यूक्रेन मदद मांगने की दिशा में आगे बढ़ा और ये तक कह दिया कि दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर भारत को देखा जाता है कि विश्व शक्ति के रूप में वो आगे लगातार बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। यूक्रेन मदद की बात कर रहा था या फिर बीच में सुलह कराने का जिक्र कर रहा था, लेकिन अब एक स्थिति ऐसी भी है जैसा कि आपने भी कहा कि पाकिस्तान को हथियार देने वाला यूक्रेन, 1998 का भी आपने जिक्र कर दिया, यूएनओ में कश्मीर को लेकर वोट ना देने का भी एक स्थिति है। तो ऐसी ही सारी चीजों को समझा जाए तो फिर यूक्रेन के साथ खड़ा कैसे हुआ जाए? देखिए, यानी ये सारी बातें तो हैं ही। यूक्रेन रशिया का अभिन्न अंग था। जब यूएसएसआर था उसमें से कई देश निकल के चले गए और वो जब निकल के गए तो बाकी देश तो नाटो में ज्वाइन कर गए, लेकिन यूक्रेन ने ज्वाइन नहीं किया। और यूक्रेन जो है, यदि देखा जाए उनका सामरिक स्थिति से और उसके अलावा उनके रिसोर्सेज से और एग्रीकल्चर से, यानी एक प्रभुत्व देश है जी, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज में। और रशिया किसी भी हालत में नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल हो जाए। ठीक। और ये पिछले 14-15 साल से बातें चल रही हैं, लेकिन उसके यूक्रेन के दिमाग में बात नहीं बैठी। यदि आप हिस्ट्री में जाएंगे 900 यानी जब 9th सेंचुरी से लेकर के अब तक जी, यानी ये हर तरीके से रशिया के साथ में या यूएसएसआर के साथ में रहा। यूएसएसआर के सारे लोग जो यूएसएसआर के ही हैं जी। जब अलग जो राष्ट्र बन गया तो उसका मतलब ये नहीं कि यानी जो एफिनिटी है, जो कल्चर है, जो रहने की और सब तरह की जो माहौल है, उसको एकदम बदला किया जाए। देश तो बनते हैं, जैसे पाकिस्तान हुआ, कल्चर तो हमारे पाकिस्तान के साथ में उसी तरीके से है, लेकिन मानसिक मतभेद या बॉर्डर के डिस्प्यूट की वजह से या वो जिस तरह का आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम कब तक इसको सहन करते रहेंगे। वही हालत जो है रशिया और इसके साथ में। मैं यहाँ पे एक बात और बताऊंगा कि जब नॉर्थ कोरिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ा रहा था कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उस स्थिति में चाइना ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया कि भाई इस मसले को सॉल्व कराइए। और सिंगापुर में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उसको यानी
संभाला और वो मामला वहां का वहां खत्म हुआ। तो भारत इस स्थिति में आज है कि किस प्रकार से इसको सॉल्व कराया जा सके, और यही मुहिम हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी ने करी भी है। और क्योंकि रूस और अमेरिका पहले बहुत बड़े राइवल रहे हैं, फिर कोल्ड वॉर रहा, उसके बीच में भी काफी इनके बीच में लेकिन गोपाल सिंह जी, अभी जो बात प्रेम कुमार जी कर रहे थे कि विदेश नीति में थोड़ा समस्या रही हो या अपने छात्रों को लाने में, भारत लाने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने डिले कर दिया, एडवाइजरी जारी भी हुई, लेकिन उसके बावजूद बच्चे आए नहीं। 4000 लौटे हैं, 16000 बाकी हैं। मैं यहाँ इसके ऊपर भी एक बात कहना चाहता हूँ। मैं राजेश जी से सहमत भी हूँ, और सरकार ने जो एक्शन लिया है, जब मैं कल सरकार इसमें होता, देखिए वहां पर जो बच्चे कह रहे हैं, दो चार बच्चे जो नजदीक हैं कीव और यानी ईस्टर्न साइड में हैं, उनको परेशानी ज्यादा है। वेस्टर्न साइड में तो बिल्कुल ही परेशानी नहीं है। वेस्टर्न साइड में तो बिल्कुल, वहां पर कॉलेज के अंदर जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी, वहां पे ऑफलाइन क्लासेस से यूनिवर्सिटीज ने बच्चों को छोड़ा नहीं। अब गलती यहाँ सरकार की है या बच्चों की है या पेरेंट्स की है या कॉलेज की है? किसके ऊपर ये डाला जाए कि भाई सरकार बोले कि तुम भाग के आ जाओ? जो बात प्रेम कुमार जी ने कही कि एडवाइजरी जारी हो गई और उसके बावजूद भी उनको नहीं वापस लाया गया, तो इसमें कितना, क्योंकि ये 13 या 14 तारीख को शायद मुझे लगता है जो जानकारी है वो जारी की गई फरवरी, और उसके बाद फिर ये स्थिति हो गई कि आज 25 तारीख हो चुकी है, अभी तक बच्चे कई लौटे नहीं। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन से भारतीयों का रेस्क्यू शुरू हुआ। रोमानिया और हंगरी के रास्ते से ये रेस्क्यू हो रहा है। जैसा कि जिक्र सीसीएस बैठक में हुई, भारतीयों को लाने का खर्च सरकार उठाएगी। सीसीएस की बैठक में यह जिक्र हुआ था, और वही बातें रोमानिया और हंगरी के रास्ते से रेस्क्यू इनका किया जा रहा है। ठीक, यानी कि सरकार ने अपना जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया और रेस्क्यू शुरू हो चुका है। वहां पर अपनी बात रख दें आप कर्नल साहब, उसके बाद मैं आ रहा जी आपके पास। भारतीय सरकार की जो एक्शन लिया है उसका हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, और हम आश्वासन भी देते हैं। मैं एक फौजी होने के नाते, क्योंकि हम लड़ाई में भी रहे हैं तो, और अभी निवर्तमान होने के बावजूद भी हम भारतीय सैनिक, पूर्व सैनिक हैं, और हमारे बच्चे भी विदेश में हैं। पहले भी आपने देखा होगा, यमन के अंदर से हम एक्सकेवेट करके लेकर के आए, अफगानिस्तान में भी हमारे लोग थे उनको, और यहाँ तक न केवल हम अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, अपने नागरिकों को लेके आते हैं, बाकी देशों के लिए भी हम मदद करने में सक्षम हैं, रहे हैं। चाहे केदारनाथ वाली घटना ले लीजिए, यहाँ तक कि अब जब चाइना ने ये वायरस फैला था, तो चाइना से, वुहान से लेकर के हमारे देश के यानी भारतीय प्रधानमंत्री ने बोला जो भी है उसको लेकर के आइए, उनको सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश करिए। तो हमारी सरकार या हमारे भारतीय अपने किसी भी नागरिक के लिए पक्ष में हर वक्त खड़े हैं, हर वक्त उनकी मदद की है, और हर वक्त उसको किसी भी विषम परिस्थिति से उसको सुलझा करके लेकर के आए हैं। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं हमारे परिवारीजनों को, अपने भारतवासियों को, कि भारत के जो आज का नेतृत्व है या भारतवासी हैं, एक दूसरे की मदद करके वो पूरा कार्रवाई करेंगे। कल शाम को ही था कि पोलैंड में ऑलरेडी उन्होंने बना दिया था। आपके देखिए उनके राजनयिक यहाँ पर हैं, उन्होंने कहा कि हमने कैंप बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि जब बार बार मैं कहना चाहता हूँ, कुछ जो लोग यहाँ कहते थे कि मोदी जी कहाँ जाते हैं, हवाई जहाज में कूद रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, आज पता चल रहा है कि नहीं कि हालांकि प्रेम कुमार जी इस बात को लेकर थोड़ा सा खफा हो गए, नाराज हो गए, और शायद चले भी गए वापस, वो आना जुड़ना नहीं चाहते एडवाइजरी को लेकर नाराजगी। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम ना तो राजेश जी कर रहे हैं, ना मैं कर रहा हूँ। ठीक, और खासतौर से मैं तो यानी फौजी होने के नाते राजनीति से कोई मेरा लेना बिल्कुल। राजेश जी से एक आखिरी कमेंट में ले लेता हूँ इस बीच। राजेश जी, क्या लगता है, प्रेम कुमार जी ने हालांकि अपनी बात कह दी और उसका सवाल का जवाब वो सुनना चाहते नहीं और वो चले गए, लेकिन हैरानी है कि अगर कोई काम हो रहा है तो उस पर उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। अगर सरकार कदम उठा रही है तो उसमें भी डिले हो गया, टाइम में थोड़ा सा गैप आ गया, एडवाइजरी जारी हुई, 10 दिन बीत गए, बच्चे लौटे नहीं हैं, ये उनको चिंता है। हम आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हम 2013 में भी उत्तराखंड में फंस गए थे जब ट्रेजेडी हुई थी, और अभी आखिरी ट्रेजेडी जो हुई, दोनों में फंसे थे।
2013 में 4 दिन पैदल चल के हम उस सड़क तक पहुंचे हैं, और सड़क टूटी हुई थी, बहुत समस्याएं थी उस समय, और ना खाने पीने का इंतजाम था, ना कुछ था। और अभी जो आखिरी जो ट्रेजेडी हुई जब उत्तराखंड की केदारनाथ वाली, उसमें 4 घंटे में मदद पहुंच गई थी। तो आप गवर्नमेंट देखिए, अगर हम देखिए, ना तो कर्नल साहब कोई पॉलिटिकल आदमी है, ना तो हम पॉलिटिकल आदमी, हम एक बड़े अखबार के लिए काम करते हैं और पूरे तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। पर सच बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सरकार ने कोई अच्छा काम किया है तो उसकी सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी आपको। और अगर कहीं 2013 में गड़बड़ हुई है, किस तरह से लाशों का सौदा हुआ है, क्या क्या स्थितियां बनी, तो वही यमन में जब जनरल वीके सिंह गए थे, वो आपने वीडियो देखे होंगे, वो फोटो देखे होंगे, क्या उस आदमी को अपनी जान की चिंता नहीं है? यमन तो खतरनाक जगह है, वहां तो आतंकवाद था, यहाँ तो 2 देशों की लड़ाई है, वहां पे मिलिटेंसी थी, वहां पे आतंकवाद था, वो भी कौन सा वाला आतंकवाद, आप समझ सकते हैं सब लोग। तो उस आतंकवाद में से अपने लोगों को निकाला, दूसरे देशों के लोगों को निकाल के लाए। इसलिए एडवाइजरी जारी, देखिए एडवाइजरी जारी होती है कि आप 2 गज की दूरी रखो, और आप नहीं रखोगे तो इसमें गलती क्या सरकार की हो जाएगी कि आप पास भी आपको होने नहीं दे, डंडा लेके दूर दूर करें। तो देखिए, आप सेंसिबल लोग हैं। अधिकतर जो बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, उनके पिताजी डॉक्टर होते हैं ऑलरेडी, तभी वो भेजते हैं वहां पर। जी। या फिर कोई ना कोई अच्छी पोजीशन पे होते हैं, क्योंकि इतने पैसे कोई मामूली आदमी नहीं खर्च कर सकता। अगर आप उसके बाद अंग्रेजी में एडवाइजरी, हिंदी में एडवाइजरी, वो नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, और आपके बच्चे बाहर हैं, तो आपको तो लगातार न्यूज सुननी चाहिए, लगातार उस पर नजर रखनी चाहिए। तो वो कुल मिला के ये है कि हर चीज, हर बात की उम्मीद हम सिर्फ सरकार से नहीं करनी चाहिए। हमारे जितने अगर 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ड्यूटीज उससे ज्यादा है। अपनी ड्यूटीज के प्रति कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन हाँ, एक बात ये है, छोटी छोटी 2-3 पॉइंट थे कि देखिए, पूरी दुनिया के मार्केट गिर रहे हैं, दुनिया के हर अपने मार्केट पे भी असर आया, लेकिन रशिया का मार्केट बहुत ऊपर चला गया। ये एक बहुत बड़ी घटना है इस हमले की। दूसरी बात है कि जो गैरी कास्परोव थे, जो चेस के बहुत बड़े प्लेयर हैं, जिनके मुकाबले का प्लेयर आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ, उन्होंने अपने ही देश की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इनको हमला नहीं करना चाहिए था यूक्रेन पर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है इस दौरान जो कुछ अभी ये चल रहा है। फिर एक बहुत जो चैंपियंस लीग जो रशिया में होनी थी सेंट पीटर्सबर्ग में, वो फ्रांस उससे नाराज हो गया चूंकि नेटो के कारण, और उन्होंने उसको हटा के पेरिस में कर दिया। चाइना ने ब्रिटेन ने नाटो के कारण ही अपने यहाँ पर अपने एयर स्पेस में रशियन एयरप्लेन्स को आने से मना किया। गुस्से में रशिया ने भी मना कर दिया कि ब्रिटिश एयरप्लेन्स नहीं आएंगे। ये आप समझिए, ये जो बात बताने के पीछे उद्देश्य है कि अगर समय पे मोदी जी हो, चाहे बाइडेन साहब हो, चाहे अपने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई भी बड़े नेता हो, अगर उन्होंने समय पे इसको नहीं संभाला तो ये वर्ल्ड वॉर का रूप भी ले सकता है। ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से वर्ल्ड वॉर होती है। कर्नल साहब, लेकिन अमेरिका जितना एग्रेसिव मोड में आगे आ रहा था, उतना ही पीछे हटा है, तो वो भी एक जी आज पीछे हट गया। लेकिन अब लगातार किसी का इंटरेस्ट, लगातार अब आप सोचिए, उन्होंने प्लेन बंद कर दिए, उन्होंने भी उनके प्लेन बंद कर दिए। अब आपने सैंक्शंस लगाए और उन्होंने कोई और बड़ा एक्शन ले लिया, फिर क्या होगा? ऐसी छोटी छोटी घटनाएं 2-3 साल के अंदर फिर वर्ल्ड वॉर जैसी घटनाओं का रूप लेती हैं। इसलिए लेकिन हम सब के लिए फक्र की बात यह है कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भारत के जो नेतृत्व है, इसके पास सोल्यूशन है। और ये हमारे आपके सबके लिए, प्रेम कुमार जी के लिए फक्र की बात होनी चाहिए। इसको हमें बड़े तहे दिल से मानना चाहिए और खुश होना चाहिए कि पहली बार हम इस स्थिति में, नहीं तो हम तो पीछे की लाइन में खड़े होते थे, हमारे प्रधानमंत्री जाते थे पीछे की लाइन में चुपचाप दुबक के खड़े होते थे। जैसे एक कर्नल साहब सहमत होंगे, एक एसएल कमीशन से आया हुआ जो ऑफिसर बनता है, वो ऑफिसर्स की मैच में जिस तरह से खड़ा होता है, वैसे हमारे प्रधानमंत्री खड़े होते थे जितनी भी बैठकें होती थी। कर्नल साहब सहमत हैं कि नहीं आप इस बात से? ठीक है, ठीक है। ये एक छोटा सा कमेंट और राजेश जी आपसे ले लेता हूं मैं कि भारत पर कितना इसका व्यापारिक तौर पर बताना चाहता हूँ कि मैं सिपाही से ऑफिसर बना हूँ, तो इसका मतलब मैं ऑफिसर नहीं हूँ। ऑफिसर होता है, जनरली देखा है। मैं इस बात से सहमत नहीं होगा। ठीक है राजेश जी, मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना चाह रहा था कि व्यापार के हिसाब से देखें और नुकसान के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की आहट थी, जिस तरीके की स्थितियां बनी, आप भी कह रहे हैं कि कई ऐसे पॉइंट सामने आ रहे हैं जिससे हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसी स्थिति बन जाए। और इस वक्त गैस का जिक्र कर लें, तेल का जिक्र कर लें, भारत के लिए मुसीबत हो सकती है जो यूक्रेन में हुआ, रूस और यूक्रेन के बीच। सर $100 क्रॉस कर गया है बैरल इसका पेट्रोलियम का। ये भी एक चिंता की बात है। ये भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। हमारे मार्केट्स पे असर आया है, फॉरेक्स के जो ट्रेड है उस पर असर आया है। बिल्कुल। और अगर समय पे नहीं सुलझा
क्योंकि देखिए हम बहुत 9.2 पे पहुंच गए थे, हम परसों नरसों की बात है, 9.2 पे हमारी जो इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। तो अगर समझिए 9.2 से 9 होती है तो हमारा तो बड़ा नुकसान है ना, क्योंकि हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम दुनिया में जो जिससे कहना चाहिए कि अब उस स्थिति में आ गए हैं कि हम लोगों को डिक्टेट कर सकते हैं, और ऐसे में अगर हमारी अर्थव्यवस्था पे थोड़ा सा भी असर आएगा तो उससे पूरे देश के जो प्रोजेक्ट है, बहुत अभी जो गडकरी जी ने एक जो हैदराबाद और उज्जैन के बीच का एक वो दिया है हाईवे के लिए बोला है, अगर उस हाईवे को 18,000 करोड़ रुपए लगने, ऐसे कई हाईवे बनने, हमको दिक्कत तो थोड़ी बहुत आएगी। ओके राजेश जी, माफी के साथ माफी के साथ मैं रोक रहा हूं आपको, बहुत शुक्रिया, वक्त की बहुत कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने, कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े, प्रेम कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये स्थिति है कि एक तरफ रूस की ओर से यूक्रेन पर लगभग कब्जा है, जैसे कि जिक्र अभी कर्नल साहब भी कर रहे थे कि रात होते होते या कल सुबह जब हो तो स्थितियां कुछ और बदल जाएं, वहां का जो मैप है कुछ अलग तरीके का नजर आपको आने लगेगा। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका पीछे हटा है या फिर फ्रांस के तीखे तेवर देखने को मिले हैं, चाइना ने आंखें तरेरी हैं, तो इससे समझा भी जा सकता है कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थितियां बनने शुरू हो जाएं। लेकिन उम्मीद यही है कि भारत को नुकसान जिस तरीके से हम देख पा रहे थे, चाहे वो गैस को लेकर हो, ऑयल को लेकर हो, नुकसान फिलहाल इस थोड़े से हलचल को लेकर जरूर हुआ है, लेकिन तीसरे वर्ल्ड वॉर में यानी कि माना जाना चाहिए कि स्थितियां बहुत ज्यादा भयावह हो जाएंगी। इसी वजह से शांति बनाए रखने की अपील खुद देश के प्रधानमंत्री की ओर से भी की गई। इसी के साथ दमदार बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।